हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और विज्ञान विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तैयार किया है। सबसे पहले सेक्शन ए है, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तांबे की लंबाई को यथावत रखते हुए, यानी कि किसी तांबे की तार की लंबाई को यूं का यूं रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उस तार की जो प्रतिरोधकता होगी वो कितनी होगी? तो आंसर में आएगा उतनी की उतनी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी कि एक छात्र जो अंतिम पंक्ति यानी कि आखिरी लाइन में बैठा है और उसको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ उसको पढ़ने में वो परेशानी होती है, तो छात्र कौन से दृष्टि रोग से पीड़ित है? तो आंसर में आ जाएगा निकट दृष्टि रोग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा गया था कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आंसर में आएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है? पुनः यानी कि दोबारा। आंसर देखें। जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती, यानी कि किसी वस्तु को किसी विशेष काम के लिए बनाया गया था और वो उस काम के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, तो उसे किसी अन्य उपयोगी काम के लिए प्रयोग करें। इसको जो है पुनः प्रयोजन कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु किसी काम के लिए बनाई थी, उस काम में वो नहीं आई, तो उसको दूसरे काम के लिए प्रयोग करना पुनः प्रयोजन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 500 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है? यानी कि कितना खर्चा आएगा अगर 30 दिन 10 घंटे हर रोज़ वो चलता है और 4 रुपये प्रति किलोवाट की यूनिट के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर आंसर है, एनर्जी निकालनी है, P गुणा में T टाइम, तो 150 किलोवाट आ जाएगा और 150 को 4 से यानी कि 4 रुपये से जो है गुणा कर देंगे तो 600 आंसर आ जाएगा, यानी कि 600 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण से सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं? आंसर देखें। बड़े बांधों के निर्माण से प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली है, इससे स्थानीय लोग विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि जिस जगह पे बांध बनता है वहाँ के जो निवासी हैं उनको वो जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इसको कहते हैं विस्थापित होना। तो इससे जो है जो स्थानीय लोग हैं यानी कि उस जगह के जो लोग हैं वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, विस्थापित हो जाते हैं। दूसरा है, इससे जैव विविधता, वनस्पति तथा वन आच्छादित क्षेत्र का विनाश होता है। यानी कि जो जैव विविधता है यानी कि उस क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं, जो जैव विविधता है उससे ये प्रभावित होती है, वनस्पति प्रभावित होती है वहाँ की, और जो वन क्षेत्र है यानी कि वहाँ पर जो वन क्षेत्र था जिसको काट कर वहाँ पर बांध बनाया जाएगा, उस क्षेत्र का भी जो है विनाश होता है। इससे पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं और इससे जो है पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तीसरा देखें, इससे विस्थापित लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि जो लोग विस्थापित होते हैं यानी कि जो लोग इसकी वजह से, बड़े बांध बनने की वजह से जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके लिए जो है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद अगला है नंबर 4, इससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ता है। यानी कि बड़े बांध बनाने से जो बाढ़ आने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आर्थिक जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, यानी कि जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन जो ग्रह हैं वो हमें टिमटिमाते नहीं दिखाई देते, उसका कारण बताना है। आंसर देखें, तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत निकट हैं, यानी कि तारे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं और ग्रह जो हैं वो हमारी पृथ्वी के बहुत निकट हैं, यानी कि पास हैं। उन्हें विस्तृत स्रोत की तरह मान सकते हैं, यानी कि विस्तृत यानी कि एक फैले हुए स्रोत की तरह मान लीजिए। यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, यानी कि अगर हम ग्रह को बिंदु आकार के यानी कि छोटे छोटे बिंदु के आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, यानी कि कलेक्शन मान ले, संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन, मान ले, तो उन सभी से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसतन मान शून्य होगा, यानी कि जो परिवर्तन होगा उसका जो औसत मान होगा वो हमारी आंखों तक जो पहुंचेगा प्रकाश वो शून्य होगा, जिस कारण ये टिमटिमाते नहीं हैं, यानी कि जिसकी वजह से ये हमें टिमटिमाते नहीं दिखाई देते। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, उनका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। चित्र मैंने नहीं बनाया है, कार्यविधि जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि विद्युत मोटर जो है एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सिद्धांत में लिखना है आपको, जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है, यानी कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है, यानी कि एक बल काम करने लगता है उसमें, चुंबकीय बल, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है, यानी कि इससे क्या होता है, जो कुंडली है वो अपने अक्ष पर अपने जगह पर घूमती है। अब कार्यविधि देखें। शुरुआत में जब कुंडली ए बी सी डी को शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में रखा जाता है, यानी कि जब कुंडली को शुरुआत में ए बी सी डी ये जो है शक्तिशाली चुंबक हैं इनके बीच में रखा जाता है तो कुंडली चुंबकों के जोड़ों के बीच समानांतर होती है। तो ये जो कुंडली है वो चुंबकों के जो जोड़े हैं उनके बीच समानांतर होती है। जब कार्बन ब्रशों B1 और B2 से होते हुए अर्धगोले छल्लों S1 और S2 द्वारा कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबकीय जोड़े के प्रभाव से घूम जाती है और कुंडली वार्मावर्ती घूमने लगती है। S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा व्युत्क्रमित यानी कि पलट जाती है, बदल जाती है और इसी प्रकार कुंडली जो है निरंतर घूमती रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद इसी के अंदर दो क्वेश्चन आए थे, बी जो है बी पार्ट, इसके अंदर आया है किसी अवतल लेंस को फोकस दूरी की 15 सेंटीमीटर बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब आंसर देखें। तो यहाँ पर जो बी वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है पहले, उसके बाद मैं ए का आंसर दिखाऊंगा आपको। अवतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखी है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है, अवतल दर्पण का जो F है वो हम मानेंगे -15। उसके बाद V जो है वो भी -10 हो जाएगा। वस्तु की दूरी जो है हमें ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर सारा सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर जो दूरी आएगी यानी कि आंसर आएगा वो प्लस 0.33 आएगा। धनात्मक चिन्ह यानी कि जो ये पॉजिटिव का जो साइन है यह दर्शाता है यानी कि दिखाता है कि प्रतिबिंब सीधा है तथा आभासी है। प्रतिबिंब का आकार बिंब वस्तु के आकार का 1/3 है। उसके बाद जो क्वेश्चन ए था उसका सॉल्यूशन है यानी कि उसका आंसर है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। बिंब का साइज जो है इतना है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये है। बिंब दर्पण से दूरी जो है ये है। दर्पण की फोकस दूरी ये है। तो दर्पण का सूत्र लगाना है फिर से। और ये आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था ए वाला और दूसरा क्वेश्चन ये था। अब इसके चॉइस में भी क्वेश्चन आए थे तो अथवा में। तो ये क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर यदि किसी वस्तु को अवतल लेंस के अनंत पर रखा गया है तो रेखाचित्र बनाकर उसके प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति स्पष्ट कीजिए। अब इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है वो देखें। तो जो क्वेश्चन ए था ये उसका आंसर है। चॉइस के अंदर जो क्वेश्चन थे वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर दी थी, फोकस दूरी ज्ञात करनी थी तो ये फॉर्मूला लगाना है तो 16 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बी था उसका आंसर है ये। उसके बाद सेक्शन बी है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आंसर में आ जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो आंसर देखें। जल की अनुपस्थिति में यानी कि जब जल ना हो में आयन उत्पन्न नहीं होते यानी कि बिना जल के आयन जो है उत्पन्न नहीं होते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दो तत्वों के नाम बताएं जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यानी कि ऐसे दो तत्वों के नाम बताने हैं जिनके बाहरी कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तो ये है Mg यानी कि मैग्नीशियम और Ca मतलब कैल्शियम। इन दोनों के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आंसर देखें। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं उनके जो परमाणुओं की जो संख्या है अगर वो एक जैसी है, समान है, दोनों में बराबर है, बैलेंस है, तो वो जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित कहलाता है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। तो यहाँ पर बताया गया है कि समीकरण को जो है संतुलित करना जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि ना बनता है ना ही खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखें। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। आंसर देखें। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के उत्पाद लवण और जल हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन बनता है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि अम्ल और जो क्षारक है इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उदासीन अभिक्रिया कहलाती हैं और इस अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हैं लवण और जल, और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है।
उसके बाद है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर देखें, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो प्रमुख परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है तथा परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। तत्वों के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। अतः जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में यानी कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि एक जैसी होती है, उन्हें समान समूह में यानी कि एक जैसे समूह के अंदर रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके लिखिए। तेल या ग्रीस की सतह जमा कर, यानी कि धातु के ऊपर तेल या ग्रीस की सतह तह लगाकर, यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की तह जमा दी जाए यानी कि सतह लगा दी जाए तो नम वायु जो है लोहे के संपर्क में नहीं आता, यानी कि जो नमी वाली वायु है, नम वायु का मतलब होता है जिसमें नमी हो, जिसमें पानी हो, तो वो जो है लोहे के संपर्क में नहीं आती, जिससे जंग नहीं लगता। मशीनों के पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है, यानी कि जो मशीनें हैं उनके पुर्जों को बचाने के लिए जंग से ऐसा ही करते हैं, यानी कि उस पर तेल या फिर ग्रीस लगा दिया जाता है। एनेमल से, उसके बाद है एनेमल, लोहे की सतह पर रंग रोगन, यानी कि लोहे के ऊपर अगर रंग कर दिया जाए, पेंट वगैरह लगा दिया जाए, कि तय लगा दी जाए, तो इससे भी जो है जंग लगने पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में विभेदन कीजिए, यानी कि धातुओं और अधातुओं में रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर जो है अंतरकरण बताने हैं। तो इस तरफ धातु है, यहाँ पर अधातु है। तो पहला पॉइंट है धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातु जो है अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं उपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। ये अपचायक है, ये उपचायक है। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, यानी कि जो धातुएं हैं जल से या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, यानी कि निकाल देती हैं। अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि जो अधातुएं हैं वो जल से और भाप के साथ, दोनों के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती, अतः H2 को जल से विस्थापित नहीं करती। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन है वो जल से विस्थापित नहीं होता। उसके बाद है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं और धनात्मक आयन बनाती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, यानी कि ये हटा देती हैं, ये ग्रहण कर लेती हैं और नेगेटिव आयन बनाती हैं। ये पॉजिटिव आयन बनाती हैं, ये नेगेटिव आयन बनाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। आंसर देखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उद्योगिक यानी कि उद्योग के अंदर इसका प्रयोग असंतृप्त वसा यानी कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से, यानी कि वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी यानी कि संतृप्त वसा जो है बनाया जाता है। और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी है बी पार्ट, निम्न यौगिकों का नामकरण किया, यानी कि इन यौगिकों के नाम बताने हैं। CH3CI, तो ये होता है मेथिल क्लोराइड। उसके बाद है CH3COOH, ये होता है अर्स्टिक अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी कि सी, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है, यानी कि इससे जो है साबुन बनता है। उसके बाद अगला है सेक्शन सी, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। समजात अंगों का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है आंसर उपरोक्त सभी बनेगा और ऑप्शन थे तितलियों, पक्षियों और चमगादड़ों के पंख, यानी कि ये सभी तीनों के जो है पंख समजात होते हैं। अगला है निम्न में से कौन मानव नर जनन तंत्र का भाग है। तो आंसर के जो ऑप्शन थे उसके अनुसार आएगा आंसर शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है हजारों सालों पहले जो जीव दब गए थे उन जीवों के जो अवशेष हैं उनको जीवाश्म कहते हैं, और इसी से ही पेट्रोलियम और जो कोयला है बना हुआ है, जीवाश्मों से ही। उसके बाद है पोषी सत्र क्या है। आंसर देखें, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या सत्रों को पोषी सत्र कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। आंसर देखें, पादप के प्रहोतंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है जो पादप के जो प्रहोतंत्र हैं उनका जो है सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जहाँ से प्रकाश आता है उसी तरफ जो है गति करते हैं, और प्रहोतंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गतन सिनेपस में क्या होता है। आंसर देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अंतःग्रथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र यदि स्त्री के X लिंग से मिलता है तो इससे X और X का जोड़ा बनता है, यानी कि जो संतान होगी वो लड़की होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है, यानी कि निषेचन करेगा, तो XY ग्रुप बनेगा और इससे जो है संतान जो होगी वो लड़का होगी। अगला क्वेश्चन है बीज अंकुरण का नामांकन चित्र बनाइए। ये मैंने चित्र जो है मैंने नहीं बनाया है। अगला क्वेश्चन है शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन की जरूर तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि अपना स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, जिसके कारण इनका संस्थानांतरण सरलता यानी कि आसानी से होता है। साथ ही साथ यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि शुक्राशय और जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है इनका क्या रोल है, यानी कि क्या भूमिका है इनकी। तो आंसर में आएगा जो शुक्राशय है और जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है अपना स्राव, जो इसमें से जो स्राव होता है वो शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु जो है एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, यानी कि जो शुक्राणु है वो तरल माध्यम में चले जाते हैं, जिसके कारण इनका जो है स्थानांतरण यानी कि इनका एक जगह से दूसरे जगह जाना जो है आसान हो जाता है। और ये जो स्राव है ये इन शुक्राणुओं को जो है उनका पोषण भी करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकन चित्र बनाइए। चित्र मैंने नहीं बनाया है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसकी ज़रूर तैयारी करें। दूसरा क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। आंसर देखें, एक तरफ वायवीय है दूसरी तरफ अवायवीय है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि ये जो श्वसन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, यानी कि इसमें जो है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है।
तो यहाँ पर पूर्ण विखंडन होता है, यहाँ पर पूर्ण विखंडन नहीं होता। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, यानी कि वायवीय जो श्वसन क्रिया होती है इसके जो आखिरी प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल बनता है अथवा एथेनॉल होते हैं। उसके बाद है इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि वायवीय श्वसन में जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको इसके अलावा दूसरे सैम्पल पेपर भी करवाऊँगा। पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है हरियाणा बोर्ड ने जो लिए थे उसमें से भी क्वेश्चन करवाऊँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊँगा।